आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। इस टॉपिक को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम देखेंगे कि वैक्सीन वर्ड ड्राइव कहाँ से हुआ है, हिस्ट्री क्या है वैक्सीन की और क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन। ये सब हम पार्ट 1 में कवर करेंगे। वही पार्ट 2 में हम स्टोरेज एंड हैंडलिंग कि किस तरह से स्टोर किया जाता है, कोल्ड चेन क्या है, ये सब हम पार्ट 2 में कवर करेंगे और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वैक्सीन वर्ड क्या है। The word vaccine originate from the Latin word vica meaning cow। कि इसका वर्ड का मीनिंग क्या होता है, काउ। वायरस काउपॉक्स विच मेनली अफेक्ट द काउ विच एडवर्ड जेनर डेमोन्स्ट्रेट इन 1798 कुड प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स इन ह्यूमन। फर्स्ट जो वैक्सीन बनाई गई थी वो काउ पॉक्स में का यूज करके बनाई गई थी। किसके अगेंस्ट, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। किसने बनाई थी, एडवर्ड जेनर। इन्हें फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन किसने बोलते हैं, एडवर्ड जेनर को, क्योंकि फर्स्ट वैक्सीन इन्होंने बनाई थी किसके अगेंस्ट, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। किसका यूज करके, काउ पॉक्स का यूज करके फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी, इसीलिए इससे वैक्सीन ड्राइव हुआ है। विका का मतलब क्या है, वैक्सीन वर्ड है। अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन क्या है। एडवर्ड जेनर ऑब्जर्व दैट फार्मर्स एंड मिल्क मेड्स वर्किंग विद काउ डेवलप ए माइल्ड फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स कॉल्ड काउ पॉक्स और वैक्सीनियम। इन्होंने क्या देखा, ऑब्जर्व किया, एडवर्ड जेनर ने ऑब्जर्व किया कि फार्मर्स और मिल्क मेड है उनमें स्मॉल पॉक्स के केसेस कम आ रहे हैं। इसका रीजन क्या था कि उनमें इम्यूनिटी, काउ पॉक्स की वजह से उनके अंदर स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। The cowpox infection could protect these people from infection of smallpox। कि cowpox infection उनमें पहले ही वो कांटेक्ट में रहते हैं फार्मर वगैरह काउ के, तो उनमें वो एक्सपोजर हो गया उस वायरस। तो काउपॉक्स और स्मॉलपॉक्स के लिए वो सेम एंटीबॉडी बनती है। तो जो फार्मर है वो काउ के कांटेक्ट में आती है, तो मिल्क से, काउ के मिल्क से फार्मर्स में क्या है, काउपॉक्स ये इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है, तो उनकी बॉडी में स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बन जा रही थी, इसलिए उनमें स्मॉल पॉक्स के केसेस कम आ रहे थे फार्मर्स और मिल्क मेड्स में। इन 1798 जेनर एक्सपेरिमेंटली टेस्टेड दिस ऑब्जर्वेशन है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एडवर्ड जेनर ने कब किया था, 1798 में। He inoculated an 8-year-old boy with a exudate from a cowpox lesion and repeated it twice with a gap of some weeks। इन्होंने क्या किया, काउपॉक्स की एटीन्यूटेड फॉर्म यानी वीक फॉर्म को लिया और एक 8 ईयर के चाइल्ड के अंदर इसे इंजेक्ट किया। और कब, ट्वाइस, 2 बार इन्होंने इंजेक्ट किया, थोड़ा गैप के बाद। एक बार पहले इंजेक्ट किया, फिर थोड़े से गैप के बाद, कुछ दिनों के बाद फिर से सेकेंड डोज दिया। जेनर नोटिस दैट स्मॉल पॉक्स डिड नॉट डेवलप इन दिस बॉय। तो इन्होंने नोटिस किया कि इस बच्चे के अंदर ये डेवलप नहीं हुआ स्मॉल पॉक्स, क्योंकि एंटीबॉडी बन गई थी काउ पॉक्स की वजह से। स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट भी उस बच्चे में एंटीबॉडी बन गई थी। दिस वॉज द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीन। इस तरह से वैक्सीन की फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी, वैक्सीन के प्रिंसिपल की फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्मेकोपिया, फार्मेकोपिया क्या होता है, ये कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हुए होते हैं, अलग अलग ब्रिटिश फार्मेकोपिया होता है जिसके अगेंस्ट कि मेडिसिन कौन सी यूज करनी है, वैक्सीन कैसे बनेगी, कौन से मेडिसिन के लिए कौन से साल्स यूज करते हैं, ये अलग अलग फार्मेकोपिया होते हैं। जैसे ये ब्रिटिश फार्मेकोपिया है, इंडियन फार्मेकोपिया, ये अलग अलग होते हैं। तो ब्रिटिश फार्मेकोपिया के अकॉर्डिंग वैक्सीन की डेफिनेशन क्या है, वैक्सीन्स आर प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीजेनिक सब्सटेंस कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग ए स्पेसिफिक एंड एक्टिव इम्यूनिटी इन मैन। तो इसमें क्या बोला गया है, वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन ऐसी प्रिपरेशन है जिसमें क्या है, एंटीजेनिक फॉर्म प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, इंड्यूस करती है स्पेसिफिक एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी ये इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन कैसी इम्यूनिटी डेवलप करती है, एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करती है। किसी भी मैन या ऑर्गेनिज्म, कोई भी हो सकता है, यहाँ मैन लिखा है लेकिन ऑर्गेनिज्म किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो सकता है कि हमें अगर इम्यूनिटी डेवलप करनी है, एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करनी है, तो हम ऐसी प्रिपरेशन लेंगे जिसमें एंटीजेनिक कंटेंट प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से एंटीजेनिक कंटेंट कैसा होगा, या तो एटीन्यूटेड फॉर्म होगी एंटीजेनिक कंटेंट, एटीन्यूटेड मतलब वीक फॉर्म होगी, जिस
इसमें एंटीजेनिक पावर तो नहीं होगी लेकिन इम्यूनोजेनिक पावर होगी, यानी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने की पावर होगी, लेकिन डिजीज प्रोड्यूस नहीं करेगी। या फिर किल एंटीजन हो सकता है। ऐसे एंटीजन हम लेंगे जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, एंटीबॉडी डेवलप होगी उसके अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट, और हमारी बॉडी इम्यूनाइज्ड हो जाएगी। प्री इम्यूनाइजेशन होता है इसमें किसी भी डिजीज के अगेंस्ट। अकॉर्डिंग टू WHO, इम्यूनाइजेशन हैज बीन डिफाइंड एज, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इम्यूनाइजेशन की क्या डेफिनेशन है, ये वैक्सीन की डेफिनेशन है, और ये इम्यूनाइजेशन की क्या डेफिनेशन है। A process in which a person is made immune or resistant to a infectious disease, typically by a administration of a vaccine। तो इम्यूनाइजेशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, मेन रेजिस्टेंस, मेन किसी भी ऑर्गेनिज्म में रेजिस्टेंस या इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। और अगर इम्यूनाइजेशन वैक्सीन का यूज करके किया जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, हम वैक्सीनाइजेशन बोलेंगे। और टिपिकली मेनली हम इम्यूनाइजेशन किसके थ्रू करते हैं, वैक्सीन का यूज करके ही करते हैं। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, जैसे नेम में इम्यून मतलब एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट, और जेनेसिस का मतलब डेवलपमेंट। तो इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट को, इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है कि एंटीबॉडी का डेवलपमेंट किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट, तो उसे इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। और अगर इम्यूनाइजेशन वैक्सीन का यूज करके किया जा रहा है तो उसे वैक्सीनाइजेशन बोलेंगे। ये टर्म साइमल्टेनियसली यूज होते हैं, वैक्सीनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन, ये दोनों साइमल्टेनियसली यूज होते रहते हैं, क्योंकि टिपिकली इम्यूनाइजेशन किसका यूज करके, वैक्सीन का यूज करके ही किया जाता है। अब प्रोसेस क्या है, किस तरह से हम ये जो भी वैक्सीन है वर्क करती है। कोई भी एंटीजन एंटर करेगा, इंजेक्टेड इन बॉडी में, एंटीजन को इंजेक्ट किया जाएगा बॉडी के अंदर, बॉडी बिल्ड एंटीबॉडीज, तो बॉडी में क्या बनेगी, एंटीबॉडीज बनेगी, उस जो भी एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी। फर्स्ट टाइम एक्सपोजर होगा तो एंटीबॉडीज के साथ साथ मेमोरी सेल्स भी बनेगी। मेमोरी सेल्स का क्या काम होता है कि अगर नेक्स्ट टाइम उसका एक्सपोजर होगा उसी एंटीजन का या फिर कोई भी इन्फेक्शियस जो पैथोजन है उसका एक्सपोजर होगा तो फास्ट रिस्पॉन्स करेगा, जल्दी से एक्टिवेट होके रिस्पॉन्स करेगा। फर्स्ट टाइम तो ये हो सकता है कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट होने में टाइम लगेगा, डिलेड रिस्पॉन्स आएगा यानी लेट रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन सेकेंड टाइम एक्सपोजर होगा तो उसके अगेंस्ट मेमोरी सेल्स बनी हुई है तो जल्दी से रिस्पॉन्स आएगा। फर्स्ट टाइम वीक फॉर्म वैक्सीन में इसीलिए यूज की जाती है। अगर फर्स्ट टाइम हम कोई भी पैथोजन है उसकी फुल फॉर्म, उसकी पैथोजेनिसिटी काफी ज्यादा है, अगर मान लो वैक्सीन में तो हम एटेन्यूटेड फॉर्म या फिर किल फॉर्म लेते हैं, अगर ऐसे डायरेक्ट ही हमारे बॉडी में एक्सपोजर हो रहा है किसी भी पैथोजन का तो वो तो एकदम स्ट्रॉन्ग होगा, उसमें ज्यादा एंटीजेनिक पावर होगी। एंटीजेनिक पावर मतलब उसमें डिजीज प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो और हमारी बॉडी में पहले कोई भी मेमोरी सेल्स नहीं बनी हुई है तो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट होने में टाइम लगेगा, तो उस इम्यून सिस्टम के एक्टिवेट होने से पहले ही हमारी बॉडी में वो एडवर्स इफेक्ट लाएगा जो भी एंटीजन है। इसीलिए हम वैक्सीन में क्या करते हैं, वैक्सीन में किल फॉर्म या फिर एटेन्यूटेड फॉर्म लेते हैं तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी। वो तो वीक फॉर्म है तो वो तो ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा हमारी बॉडी में इतना जल्दी, और एंटीबॉडी तो डेवलप हो जाएगी। एंटीबॉडी क्या करेगी, मेमोरी सेल बनाएगी। अगर अब सेकेंड टाइम एक्सपोजर हो रहा है तो मेमोरी सेल बनी है तो वो जल्दी से रिस्पॉन्स करके उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देगी हमारी बॉडी इज नाउ इम्यून। तो सबसे पहले क्या हुआ था, हमने क्या किया, एंटीजन को इंजेक्ट किया किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो एंटीबॉडी बनी हमारी बॉडी में, और क्या बनी, मेमोरी सेल्स बन गई, और अब इम्यून हो गई हमारी बॉडी उस अगेंस्ट, उस पैथोजन के अगेंस्ट इम्यून हो गई। इम्यून रिस्पॉन्स किस तरह से आता है, कोई भी एंटीजन है, डिजीज कॉजिंग वायरस है या क्या, ये क्या करते हैं, वायरस एंटर बॉडी, रेप्लिकेट इनसाइड द सेल। किसी भी बॉडी में जैसे नॉर्मल प्रोसेस बताया, ऊपर वाला तो क्या है कि किस तरह से वैक्सीन वर्क करती है, लेकिन किस तरह से एंटीजन वर्क करता है, अगर वैक्सीन के थ्रू नहीं डायरेक्ट किस तरह से करता है। डिजीज कॉजिंग वायरस है, वायरस कोई भी पैथोजन हो सकता है, इसमें वायरस लिया गया है कि वायरस है वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में एंटर करेगा और मल्टीप्लाई करेगा, अपने नंबर में इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने के बाद क्या होगा,
ये क्या करेगा, एंटीजन है, ये इंड्यूस किसको करेगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल टेक एंटीजन फ्रॉम द इन्फेक्शियस वायरस एंड प्रेजेंट देम इनटू ए इम्यून सेल। तो इसमें क्या बताया गया है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये एपीसी, ये क्या है, ये पिछले लेक्चर्स में सब में ये डिस्कस किया गया है। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है मान लो, तो ये क्या करेगी, उस एंटीजन को एनगल्फ करके, ये मान लो एंटीजन है, कोई भी वायरस है, उसको एनगल्फ करके क्या करेगी, छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे तोड़ेगी। फिर उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, इम्यून, दो तरह की एमएससी बताई थी, एमएससी फर्स्ट एंड एमएससी सेकंड। एमएससी मतलब मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो इम्यून सेल्स पे कौन से होता है, एमएससी सेकंड प्रेजेंट होता है। तो एमएससी सेकंड पे क्या होगा, ये एंटीजन का छोटा सा पार्ट रिप्रेजेंट करेगा। इसने छोटे छोटे पार्ट्स में इस एंटीजन को तोड़ा है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने। मैक्रोफेजेज है ये मान लो नॉर्मली, तो इन्होंने छोटे छोटे पार्ट्स में इसको तोड़ दिया और छोटे से पार्ट को, उस एंटीजन को एमएससी सेकंड पे रिप्रेजेंट करेगी। तो ये सेल कैसे हो गई अब, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एपीसी, क्योंकि ये एंटीजन को प्रेजेंट कर रही है। तो एंटीजन को प्रेजेंट करेगी तो हमारी बॉडी में क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होगा, हमारी बॉडी की टी सेल्स एंड बी सेल एक्टिवेट होगी। सबसे पहले टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होगी। टी हेल्पर सेल क्या करेगी, सबसे पहले टी हेल्पर सेल डेवलप होगी। टी हेल्पर सेल को और क्या बोलते हैं, CD4 सेल्स भी बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, CD4 सेल्स भी बोलते हैं। ये एक्टिवेट होगी, ये आगे एक्टिवेट किसको करेगी, साइटोटॉक्सिक सेल्स को। साइटोटॉक्सिक सेल्स क्या करेगी, जिन्हें CD8 सेल्स भी बोलती हैं, वो उनको फेगोसाइट करेगी। जो भी पैथोजन है, जो भी एंटीजन है, उनका फेगोसाइटोसिस करेगी, उनको किल करेगी साइटोटॉक्सिक सेल्स। और कौन सा डेवलपमेंट होगा, बी सेल्स भी होगी और मेमोरी सेल्स भी बनेंगी। इस तरह से ये अलग अलग रिस्पॉन्स आएगा। ये हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, उसमें डिटेल में डिस्कस किया गया है किस तरह से बी सेल एक्टिवेट होती है। ये दिस टीचेज हेल्पर टी सेल्स, तो इससे क्या होगा, हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होगी, रिकॉग्नाइज द एंटीजन, ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उस एंटीजन को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे टी हेल्पर सेल उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी, यानी पहचानेगी उसे। तो टी सेल आगे एक्टिवेट किसको करेगी, सेल मीडिएट इम्यूनिटी को और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को। सेल मीडिएट इम्यूनिटी मतलब टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगी और एंटीबॉडी मीडिएटेड मतलब बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगी। एंटीबॉडी मीडिएटेड के लिए बी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होती है और सेल मीडिएटेड के लिए टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये एक्टिवेशन से क्या होगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के एक्टिवेशन से क्या होगा, साइटोटॉक्सिक सेल्स, या जिन्हें और क्या बोलते हैं, CD8 सेल भी बोलते हैं साइटोटॉक्सिक सेल्स को, और किलर सेल्स भी बोलते हैं। ये क्या करेगी, प्रोड्यूस एंड रिलीज साइटोटॉक्सिन्स, ये रिलीज क्या करेगी, साइटोटॉक्सिन्स रिलीज करेगी। साइटोटॉक्सिक सेल्स साइटोटॉक्सिन्स रिलीज करेगी, विच किल इन्फेक्टेड सेल्स, जो इन्फेक्टेड सेल्स है जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनको किल करेगी। वही एंटीबॉडी इधर क्या हो रहा है, इधर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या हो रहा है, बी लिम्फोसाइट से क्या बन रही है, एंटीबॉडीज बनेगी, विच न्यूट्रलाइज, जो न्यूट्रलाइज करेगी वायरस या पैथोजन को न्यूट्रलाइज करेगी। तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया है कि वैक्सीन का वर्ड किससे डराइव हुआ है, यानी विका से डराइव हुआ है। विका मतलब काउ मीनिंग होता है, काउ पोक से डराइव हुआ है, ये देख लिया। उसके बाद हमने क्या देखा था कि हिस्ट्री में क्या देखा कि सबसे पहले वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की थी, वैक्सीन के प्रिंसिपल की डिस्कवरी एडवर्ड जेनर का। एडवर्ड जेनर को और क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोलते हैं एडवर्ड जेनर को। और फिर हमने उसके बाद क्या देखा था कि किस तरह से एंटीबॉडी, जो ये वैक्सीन है वो वर्क करती है, किस तरह से वर्क करेगी। सबसे पहले हम इंजेक्ट करेंगे किसी भी एंटीजन को, वीक फॉर्म को या फिर किल फॉर्म को किसी भी ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट करेंगे, जिससे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और एंटीबॉडीज डेवलप होगी, और एंटीबॉडीज के साथ मेमोरी सेल्स भी डेवलप होगी। तो हमारी बॉडी उस पैथोजन के अगेंस्ट इम्यून हो जाएगी। फिर हमने देखा कि नॉर्मल प्रोसेस किस तरह से होता है। नॉर्मल प्रोसेस में हमने देखा था कि कोई भी पैथोजन है एंटर करता है, एंटर करते ही क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या करेगी, एंटीजन को एनगल्फ करके उसके छोटे से पार्ट को अपने ऊपर एमएससी सेकंड के ऊपर रिप्रेजेंट करेगी, जिससे इम्यून सेल्स एक्टिवेट होगी। इम्यून सेल्स में सबसे पहले क्या एक्टिवेट होगी,
टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट होगी, जिन्हें और CD4 सेल्स भी बोलते हैं, वो एक्टिवेट होगी। उनके एक्टिवेशन से क्या होगा, आगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप होगी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप होगी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनेगी, मेमोरी सेल्स बनेगी, ये 4 सेल्स बनती है मेनली वैसे। और लेकिन है ना, इसमें क्या बताया गया है कि साइटोटॉक्सिक सेल्स बनेगी। साइटोटॉक्सिक सेल्स क्या करेगी, टॉक्सिन्स रिलीज करेगी, जिसकी वजह से जो भी सेल्स के अंदर पैथोजन प्रेजेंट है उन सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी ये साइटोटॉक्सिन्स। वहीं इसमें ये न्यूट्रलाइज करेगी, एंटीबॉडी मीडिएटिव में एंटीबॉडी होगी जो क्या करेगी, न्यूट्रलाइज कर देगी उस वायरस या पैथोजन को। अब हम देखते हैं टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन, कि वैक्सीन का क्लासिफिकेशन क्या है। मेनली वैक्सीन को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वैक्सीन कौन सी होती है, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन। लाइव एटीन्यूटेड, जैसे नेम से ये कि लाइव यानी उसमें जिंदा पैथोजन होगा, लेकिन कैसा होगा, एटीन्यूटेड होगा। एटीन्यूटेड मतलब, एटीन्यूटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि ऐसी पैथोजन की, उस पैथोजन यानी जो भी डिजीज कोज करने वाला ऑर्गेनिज्म है उसकी ऐसी कैपेसिटी जिसके अंदर क्या होता है, एंटीजेनिक पावर नहीं होती है, उसकी एंटीजेनिक पावर को खत्म कर दिया जाता है, लेकिन इम्यूनोजेनिक पावर मतलब एंटीबॉडी डेवलप करने की पावर तो उसमें रहती है, लेकिन एंटीबॉडी से बाइंड नहीं होता है और उसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होती है। इस तरह से एटीन्यूटेड फॉर्म होगी। और एक होती है किल्ड वैक्सीन, उनमें क्या है, किल्ड पैथोजन यूज किया जाता है किल्ड वैक्सीन में। और एक टॉक्सिन्स, जो ये कोई भी पैथोजन होता है वो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, उनका भी यूज करके वैक्सीन डेवलप की जाती है। तो ये मेनली 3 टाइप की वैक्सीन होती है। हम देखते हैं सबसे पहले लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन क्या है। लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन कंटेन लाइव पैथोजन फ्रॉम आइदर ए बैक्टीरिया और ए वायरस दैट हैव बीन एटीन्यूटेड और वीकन्ड। तो इसमें क्या किया जाता है, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन में बैक्टीरिया के लिए भी लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन हो सकती है, वायरस के लिए भी हो सकती है। और इसमें कैसे होते हैं पैथोजन, लाइव तो होते हैं लेकिन एटीन्यूटेड या फिर वीक फॉर्म में रहते हैं। दीज वैक्सीन मेक एन इंडिविजुअल परमानेंटली इम्यून। ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है ये परमानेंटली इम्यून कर देते हैं इंडिविजुअल को फॉर लाइफ टाइम अगेंस्ट ए डिजीज। ये ज्यादा इफेक्टिव होती है, किल्ड वैक्सीन के कंपैरिजन में लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव होती है। दीज वैक्सीन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू ए इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर ये लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन इंजेक्ट नहीं करनी चाहिए। क्यों, इसका रीजन क्या है कि उसका ऑलरेडी इम्यून सिस्टम वीक है। हम वैसे तो एटीन्यूटेड फॉर्म यूज कर रहे हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है, तो उसके अगेंस्ट वो एटीन्यूटेड फॉर्म होने के बावजूद उसमें डिजीज डेवलप हो सकती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम तो वीक है, तो उसमें एंटीबॉडीज उतनी कैपेसिटी नहीं है उस पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करने की। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से हमारी बॉडी, जो भी इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं उनके अंदर डिजीज प्रोड्यूस होने की ये चांसेस रहते हैं। इसलिए लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में इंजेक्ट नहीं की जाती है। द लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन में भी, ये कैसी हो सकती है लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन, ये बैक्टीरियल वैक्सीन भी हो सकती है और वायरल वैक्सीन भी हो सकती है। बैक्टीरियल वैक्सीन का एग्जांपल क्या है, लाइव एटीन्यूटेड बैक्टीरियल वैक्सीन का एग्जांपल आपको याद रखना है बीसीजी। बीसीजी ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट लगाई जाती है, तो ये बीसीजी की वैक्सीन। और वायरल वैक्सीन कौन कौन सी है, एमएमआर मतलब ये 3 के लिए यूज होती है, मिजेल्स, मम्स और रूबेला के लिए। एंड ओरल पोलियो की फॉर्म को आपको ध्यान रखना है, ये टर्म सबीना, इसे क्या बोलते हैं, सबीना, ये टर्म आपको ध्यान रखनी है। और किल्ड में आएगा एक, उसमें आएगा आईपीवी, ये है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, इसे क्या बोलते हैं, ओपीवी। ओपीवी मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन किसका एग्जांपल है, ओपीवी तो एग्जांपल है लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन का, और आईपीवी यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन किसका एग्जांपल है, किल्ड वैक्सीन का। तो ओरल पोलियो वैक्सीन का नेम क्या है, सेबिना, और उसका आएगा साल्क, ये अलग अलग है, ये इसमें सबीना आपको याद रखना है। लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन का बेनिफिट क्या है, बेनिफिट बिकॉज दिस टाइप ऑफ वैक्सीन कंटेन ए लाइव पैथोजन।
the immune system react very well to them and it will typically remember the pathogens for a very long time. Additional dose और booster shots are not always needed. इनका क्या बेनिफिट है कि इसमें लाइव पैथोजन यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये इम्यून सिस्टम है इसको लंबे समय तक रिकॉग्नाइज करके रखता है, तो इसमें लाइफ टाइम इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है लाइव वैक्सीन की वजह से। कि जिस हम ऑर्गेनिज्म में ये वैक्सीन इंड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर लाइफ टाइम इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और इसमें एक और क्या बेनिफिट है कि इसमें एडिशनल डोज, कि एडिशनल डोज मतलब पहले फर्स्ट डोज लगाया फिर सेकेंड डोज लगाना होता है कुछ दिन के बाद, तो लाइव वैक्सीन में ये नॉर्मली इसकी नीड नहीं होती है एडिशनल डोज की। और बूस्टर शॉट की भी डोज नीड नहीं होती है। बूस्टर शॉट में क्या होता है कि दोबारा से वैक्सीन लगाई जाती है, कुछ टाइम के बाद दोबारा से वैक्सीन लगाई जाती है, उसकी नीड नहीं होती है, नॉट ऑलवेज नीडेड इसमें। तो दो बेनिफिट है, एक बेनिफिट क्या है कि इसमें लाइफ टाइम इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और इसमें एडिशनल डोज लगाने की नीड नहीं होती है नॉर्मली। अब इसकी हम ट्रिक देखें कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कौन कौन सी है, तो ये ट्रिक हम लर्न कर सकते हैं। बॉय लाइक क्राइम, लाइक से हम याद रख सकते हैं कि लाइव वैक्सीन के लिए, बी से BCG, ओ से OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, वाई से येलो फीवर के लिए, सी से चिकन पॉक्स के लिए, आर रूबेला और आई से इन्फ्लुएंजा, एम से मिजेल्स और मम्स के लिए, MMR मम्स मिजेल्स और रूबेला ये तीनों एक साथ लगाई जाती है MMR, और एपिडेमिक टाइफस, ये सब हम लर्न कर सकते हैं। ये कौन सी है, सभी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स है ये सब। इनमें से BCG और ये एपिडेमिक टाइफस है ये बैक्टीरियल वैक्सीन्स है और बाकी सभी वायरल वैक्सीन्स है। इस ट्रिक से आप लर्न कर सकते हैं। इनएक्टिवेटेड किल वैक्सीन, ये क्या होती है? इनएक्टिवेटेड किल वैक्सीन क्या है? दीज वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड आइदर बाय ए किलिंग और इनएक्टिवेटिंग द पैथोजन यूजिंग हीट और सम केमिकल्स, thus altering its antigenicity. These vaccines are first administered as a primary dose and then as a booster dose, इसमें यूज किया जाता है। इनएक्टिवेटेड में क्या किया जाता है? एंटीजन को किल कर दिया जाता है, किसका यूज करके? या तो हीट का यूज करके, रेडिएशन का यूज करके, या फिर कोई केमिकल का यूज करके उस जो भी पैथोजन एंटीजन है उसको किल कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, पहले फर्स्ट डोज लगाया जाता है, उसके बाद बूस्टर डोज लगाने की नीड होती है, लेकिन लाइव में नॉर्मली बूस्टर डोज लगाने की कोई नीड नहीं होती है। बेनिफिट क्या है? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कैन बी मास प्रोड्यूस्ड एंड आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव टू मेक, कि इनको ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, कि ये किल वैक्सीन को हम ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर सकते हैं। और एक बेनिफिट क्या है कि ये रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होती है, क्योंकि इनमें किल वैक्सीन है, ये जो भी किल पैथोजन है इसकी वजह से इनको ट्रांसपोर्ट करने में ज्यादा ऐसे डिफिकल्टी नहीं होती है, इनका मेंटेनेंस कम होता है, इसीलिए ये इनएक्सपेंसिव है। लेकिन उसमें क्या है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में उसमें लाइव पैथोजन है तो उनके टेम्परेचर का सबका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो वो एक्सपेंसिव हो जाती है। लेकिन ये इनएक्सपेंसिव है और इनका मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि किल है और उसमें लाइव है तो उनका ज़्यादा हम मास प्रोडक्शन यानी ज़्यादा मात्रा में उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये दो बेनिफिट इसमें है। अब इसमें भी लाइव की तरह ही दो हो सकती है, बैक्टीरियल वैक्सीन भी हो सकती है, वायरल वैक्सीन भी हो सकती है। बैक्टीरियल वैक्सीन प्लेग और पर्ट्यूसिस को और क्या बोलते हैं, वुफिंग कफ, ये दो एग्जांपल किसके, बैक्टीरियल वैक्सीन के। और वायरल में क्या है, रेबीज और इंजेक्टेबल पोलियो यानी IPV, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन IPV की फुल फॉर्म क्या है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जिसको हम इंजेक्ट करते हैं, और OPV को हम ड्रॉप के रूप में देते हैं। तो ये इसकी फॉर्म क्या है, साल्क, उसमें क्या था, सेबिना, और ये साल्क है। हेपेटाइटिस A एंड B ये वैक्सीन है वायरल, और ये है बैक्टीरियल वैक्सीन। अब इसकी ट्रिक हम किस तरह से याद रख सकते हैं, रिप से याद रख सकते हैं। रिप रेस्ट ऑफ पीस बोलते हैं, रेस्ट इन पीस, तो उससे किल से हम याद रख सकते हैं कि रिप से मतलब रेबीज
और इससे इंजेक्टेबल पोलियो यानी आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जिसको इंजेक्ट किया जाता है। और पी से पर्ट्यूसिस और प्लेग। और इंजेक्टेबल पोलियो का हम याद किस तरह से रखेंगे, शोक से याद रख सकते हैं, शाल को हम। अब टॉक्सोइड क्या है, टॉक्सोइड, दीज प्रिपरेशन आर प्रिपेयर्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन्स विद ए फॉर्मेलिन। तो डायरेक्ट हम टॉक्सिन को इंजेक्ट नहीं कर देते हैं, सबसे पहले हम बैक्टीरियल टॉक्सिन को किससे ट्रीट करते हैं, फॉर्मेलिन से ट्रीट करते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी को कम करते हैं, फॉर्मेलिन से ट्रीट करते हैं। दस इवन इफ द टॉक्सिसिटी ऑफ बैक्टीरिया टॉक्सिन्स इज लॉस, तो उसकी टॉक्सिसिटी तो लॉस हो जाती है, लेकिन देयर एंटीजेनिसिटी इज रिमेन, तो उसमें एंटीजेनिसिटी जो भी टॉक्सिन है उसको क्या करेंगे हम, किससे ट्रीट करेंगे, फॉर्मेलिन से ट्रीट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी टॉक्सिसिटी तो नष्ट हो जाएगी लेकिन एंटीजेनिसिटी उसमें रहेगी, जिसकी वजह से ये एंटीजन है उसमें एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएगी। बेनिफिट क्या है, टॉक्सोइड वैक्सीन्स आर स्पेशली गुड एट प्रिवेंटिंग सर्टेन टॉक्सिन मेडिएटेड डिजीज। जो टॉक्सिन मेडिएटेड डिजीज है उनको प्रिवेंट करने के लिए ये टॉक्सिन वैक्सीन बेनिफिशियल। टॉक्सोइड डिजीज कौन कौन सी है, जैसे टिटनस, डिप्थीरिया, टीटी, ये याद कैसे रखेंगे, टीटी से, यानी टिटनस टॉक्सोइड हम बोलते हैं हॉस्पिटल में जब भी हम जाते हैं तो बोलते हैं टीटी लगाओ, तो टीटी से मतलब टिटनस टॉक्सोइड, और डीटी यानी डिप्थीरियल टॉक्सोइड। तो इसमें क्या है, बेनिफिट क्या है, ये बेनिफिट हमने देख लिया, सर्टेन टॉक्सिन मेडिसिन डिजीज सच एज टिटनस के लिए, डिप्थीरिया एंड पर्ट्यूसिस, डीपीटी बोलते हैं ना, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस के लिए, तो डीपीटी लगाओ। बूस्टर शॉट्स आर टिपिकली रिकमेंडेड एवरी 10 ईयर्स, तो इसमें बूस्टर डोज लगाने की नीड होती है कितने साल के बाद, 10 साल के बाद बूस्टर डोज की नीड होती है। एग्जाम्पल क्या है, टीटी, टिटनस वैक्सीन्स, टिटनस टॉक्सोइड एंड डीटी, डिप्थीरियल वैक्सीन्स, डीपीटी भी लगाते हैं, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस को के लिए साथ लगाते हैं डीपीटी। अब कुछ स्पेशल, वैसे तो हमने मेनली 3 क्लासिफिकेशन देख लिया है, मतलब क्लासिफिकेशन 3 हम टाइप में हम क्लासिफाई किया है, लेकिन मिक्स्ड वैक्सीन या कंबाइंड वैक्सीन क्या होती है, इफ मोर देन वन काइंड ऑफ इम्यूनोजेनिक एंटीजन्स आर इंक्लूडेड, if more than one kind of immunogenic antigens are included in a vaccine, it is called mix और combined vaccine। इसमें एक से ज्यादा एंटीजन को कंबाइन करके जो वैक्सीन बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, मिक्स वैक्सीन या कंबाइंड वैक्सीन। इसका एग्जांपल क्या है, एमएमआर, मिजेल्स, मम्प्स और रूबेला, 3 एंटीजन यूज किए जा रहे हैं। और डीपीटी, इसे डीपीटी भी बोलते हैं और डीटीपी भी बोलते हैं। हमने वैसे तो 3 टाइप में क्लासिफाई कर लिया है वैक्सीन को, लाइव एटीन्यूटेड, किल्ड और टॉक्सोइड, लेकिन एक क्लासिफिकेशन और है, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन एंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन क्या होती है, प्रोड्यूस बाय कन्वेंशनल मेथड, यानी कन्वेंशनल मेथड से जो वैक्सीन प्रोड्यूस की जाती है उनके क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। कन्वेंशनल मेथड जो पुराने तरीके से जो मेथड यूज किया जा रहा है उसी तरह से यूज किया जा रहा है, बनाई जाएगी वैक्सीन, वो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन होगी। एग्जांपल लाइव एटीन्यूटेड और किल्ड वैक्सीन इसका एग्जांपल है। फिर है सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, प्रोड्यूस विथ हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके जो डीएनए वैक्सीन बनाई जाती है वो क्या, इसका एग्जांपल है सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि सेकेंड जनरेशन वैक्सीन कौन सी है, तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली हेपेटाइटिस बी एंड हर्पिस वायरस वाली वैक्सीन कौन सी है, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। थर्ड जनरेशन वैक्सीन सिंथेटिक वैक्सीन अंडर ट्रायल, इनका भी ट्रायल चल रहा है इबोला के लिए और ल्यूकेमिया, ये कैंसर है ल्यूकेमिया, तो ये इसके लिए जो वैक्सीन होती बनाई जाएगी अभी ट्रायल में यूज नहीं किया जा रहा है, तो वो है थर्ड जनरेशन वैक्सीन। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देख लिया कि वैक्सीन वर्ड का मीनिंग क्या है, हिस्ट्री वैक्सीन की, फिर हमने देख लिया क्लासिफिकेशन वैक्सीन का। तो अब पार्ट सेकंड में हम कवर करेंगे कि स्टोरेज एंड हैंडलिंग किस तरह से स्टोर किया जाता है वो देखेंगे, और फिर हम देखने वाले हैं कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, कि कब कब कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, किस रूट से लगाई जाती है, ये सब हम पार्ट सेकंड में देखेंगे। आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू।